अध्याय 2 अनिर्णायक स्थापना। दरवाजा खुला रह गया और एक महिला अंदर चली गई। उन्होंने टीम को अपना परिचय डॉक्टर शाहिस्ता के रूप में दिया। वह एक प्रमुख मनोचिकित्सक थी जिन्हें हिप्नोटिज्म के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण काम के लिए सम्मानित और सराहना की गई थी और उनके शोध के लिए धन प्राप्त हुआ था। जब भी आवश्यकता होती थी, उन्हें सरकार द्वारा और उनके लिए नियुक्त किया जाता था। उसे अपने गृह नगर पुणे, महाराष्ट्र से बुलाया गया था। वह 40 के दशक के मध्य में थी। 5.5 फुट लंबी डॉ. शाहिस्ता सुंदर, गोरी और सुरुचिपूर्ण थी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में सम्मान और गर्व पैदा किया और आशावाद की आभा ने उन्हें घेर लिया। तांबे के भूरे बाल उसकी कमर के पास स्वतंत्र रूप से लटक रहे थे। वह एक प्यारी मुस्कान पहनना कभी नहीं भूलती थी। इसके अलावा उन्होंने काले रंग की कढ़ाई वाली कुर्ती, क्रीम पटियाला सलवार, कंधों पर काले रंग का प्रिंटेड दुपट्टा, पारंपरिक भारतीय पहनावा और पारंपरिक जूतियां, हाथ से तैयार चमड़े के जूते पहने थे। परमेश्वर ने सुंदरता और मस्तिष्क के वरदानों को समान रूप से वितरित करना उचित नहीं देखा है, लेकिन डॉ. शाहिस्ता के पास दोनों थे। टोपी पाई, वह सभी प्रकार की शांति और पूर्ति के लिए पहने जाने वाले विभिन्न रत्नों से सजी हुई थी। उसके बाएं बाइसेप पर एक ताबीज, पवित्र छंद ओ वाला एक ताबीज या लॉकेट बंधा हुआ था। दूसरे हाथ में 2 सुनहरी चूड़ियां, एक पतली सुनहरी चूड़ियां। उसके गले में चेन और उंगलियों पर जड़े हुए पत्थरों के साथ कुछ अंगूठियां। वह आदमी अभी भी उसी कुर्सी से बंधा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर के चेहरे ऐसे नहीं थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर से घिरी मेजों के पीछे बैठे प्रत्येक व्यक्ति की सुस्त सिलहुट वह सब कुछ था जो वह दूर तक घने कोहरे के अलावा और कुछ देख सकता था, जो उसकी नाक की नोक से शुरू होता था। वह अवचेतन रूप से जाग रहा था। वह मानसिक रूप से उपस्थित नहीं था क्योंकि एक केंद्रित मादक पदार्थ के कारण उसे अपने नथुने उतारने के लिए मजबूर किया गया था। होश में आने की कोशिश करते हुए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। अपने सहयोगियों से मिलने के बाद डॉ. शाइस्ता ने पदभार संभाला और बंदी के ठीक सामने बैठ गई। जिस तरह से वह अपनी आंखों के सामने झुका हुआ था, उससे स्पष्ट था कि वह आदमी काफी लंबे समय तक अंधेरे में रहा था। उसने उसे देखा और अचानक पाया कि वह उसे आंखों में घूर रही थी। उसकी आंखें तीव्र और गहरी थी, समुद्र नीले रंग का रंग था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें हिप्नोटिज्म की शक्ति है। इस आदमी के बारे में कुछ ने उसे बताया कि उसने भी अपना एक रहस्य रखा है। साथ ही उन्होंने महसूस किया कि जब उस व्यक्ति को उच्चतम स्तर की ड्रग्स दी जा चुकी थी, तब भी भय या चिंता की कोई लहर उसके चेहरे पर नहीं आई। वह साहस और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की तरह लग रहा था। सब कुछ कहा और किया गया, पूछताछ अब होनी थी आरंभ होना। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उस व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और अपना परिचय देते हुए कहा, ओम शास्त्री। डॉक्टर शाहिस्ता को निराशा नहीं होती अगर इस आदमी ने खुद को मुक्त करने और चिल्लाने की कोशिश की, जो शाइस्ता के लिए काफी सामान्य था। लेकिन उनके शांत स्वभाव ने उन्हें उलझन में डाल दिया और उन्होंने डॉ. श्रीनिवासन की ओर देखा। उस आदमी ने भी अपना सिर उस दिशा में मोड़ दिया जहां शाहिस्ता की आंखें फंसी हुई थी। अघोरी को पकड़ने के लिए थोड़ी दूर तक झांकना पड़ा। डॉक्टर श्रीनिवासन की स्पष्ट झलक। ऐसा करते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह लगभग चीख पड़ा, चिन्ना। सभी के सिर ध्वनि की ओर मुड़ गए, चकित हो गए। क्या? डॉक्टर बत्रा ने उलझन भरी आवाज में पूछा। वह आदमी डॉ. श्रीनिवासन को ऐसे देखता रहा मानो वह बहुत लंबे समय के बाद उन्हें देख रहा हो। डॉ. श्रीनिवासन नाराज थे, उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वीरभद्र भी इस घटना से चकित थे।
वह इस तरह के आदमी से कभी नहीं मिला था। अचानक रुई के टुकड़े वाली हथेली ने ओम शास्त्री की नाक को पीछे से ढक दिया। रुई से आ रही गंध से जी मिचला रहा था। वह खामोशी के कुएं में गिर रहा था। कोई विचार नहीं, कोई भावनाएं नहीं, सभी आवाजें शांत हो गई। उस आदमी को एहसास नहीं था कि उसे सम्मोहित किया जा रहा था। तुम कौन हो? डॉक्टर शाहिस्ता ने बंदी से पूछा। ओम शास्त्री, उन्होंने बेहोशी की हालत में जवाब दिया। हम जानते हैं शास्त्री जी ला। शाहिस्ता ने पुष्टि की। हमें बताओ कि हम क्या नहीं जानते, उसने जारी रखा। तुम कुछ नहीं जानते, ओम शास्त्री ने बड़बड़ाया। हाँ शास्त्री जी, हम चीजों को नहीं जानते हैं, यही कारण है कि आप यहाँ हैं। लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि यह आपका असली नाम नहीं है। तुम्हारा असली नाम क्या है? डॉक्टर शाहिस्ता ने दोहराया। मुझे याद नहीं, ओम शास्त्री ने कमजोर आवाज में कहा। एक सम्मोहित व्यक्ति का असामान्य उत्तर, डॉ शाहिस्ता ने सोचा। एक कुर्सी पर हाथ में पौराणिक पुस्तक लिए अभिलाष ने कहा, झूठा। वह झूठ नहीं बोल सकते, डॉक्टर बत्रा ने प्रतिवाद किया। उसे नार्को एनालिसिस ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया है। डॉक्टर बत्रा स्पष्ट रूप से निराश थे। नार्को? अभिलाष ने ग्रीक भाषा में फ्रेंच भाषा में कहा और जवाब के लिए डॉक्टर बत्रा की ओर देखना जारी रखा। यह एक सच सीरम है। इसे लेने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता, डॉ बत्रा ने स्पष्टीकरण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए कहा। डॉ तेज बत्रा एक ईमानदार और परिपक्व व्यक्ति थे। वह केवल तर्क और बुद्धि से संचालित था। थोड़े तेज स्वभाव के डॉ बत्रा कभी कभी थोड़े अप्रत्याशित स्वभाव के होते थे। शायद ही कभी परिस्थितियों ने उसके मूड को ऊपर उठाया और उसे खुश किया। और इससे भी बढ़कर वह सम्मोहित हो जाता है, डॉ शाहिस्ता ने डॉ बत्रा के साथ दृढ़ सहमति से हस्तक्षेप किया। दोनों ने अभिलाष की ओर देखा, आत्मसमर्पण की उम्मीद की। अभिलाष ने कंधे उचकाए और फुसफुसाते हुए कहा, चिकित्सा विज्ञान से परे भी चीजें हैं, और अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। अभिलाष ने अपने जीवन के 30 वर्ष हिंदू पौराणिक कथाओं की पुस्तकों में सिर रखकर व्यतीत किए थे, इसलिए इस विषय पर उनका ज्ञान असीम था। अंबिकापुर नामक छोटे से शहर में राज पुरोहितों, प्रशासनिक पुजारियों के ब्राह्मण परिवार के वंशज होने के कारण उनके परिवार को देवताओं की तरह माना जाता था। सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा से सम्मानित उनके अंदर एक बड़ा अहंकार था जो उनके रवैये में परिलक्षित होता था। दूसरों की गलतियों के लिए आलोचना करना उनके खून में था। वह 5 फुट और 8 इंच लंबा और सांवला रंग का और मोटा शरीर वाला था। उन्होंने नीले रंग की जीन्स के साथ सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका पेट कैसा दिख रहा है। अभिलाष मिथकों और अंधविश्वासों में दृढ़ विश्वास रखते थे और उनकी उपस्थिति ने इसे साबित कर दिया। उन्होंने विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न पत्थरों के साथ विभिन्न अंगूठियां पहन रखी थी। वह कभी भी अपनी सलाह देने में विफल नहीं हुआ कि किसी विशेष समस्या में किस पत्थर पर भरोसा करना है, भले ही उसे इसके लिए नहीं पूछा गया हो। उनकी बाईं कलाई पर एक रक्षा सूत्र, कपास का सुरक्षात्मक किनारा, बांधा गया था। उनकी गर्दन में एक रुद्राक्ष था, एक पौधे का बीज जिसे दुर्भाग्य और बीमार स्वास्थ्य के खिलाफ ढाल माना जाता है। तार। उनके माथे पर यू आकार का चंदन का तिलक लगा हुआ था और उन्होंने अपने पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहन रखी थी। उन्होंने अपने एक कंधे पर पुराने जमाने का जूट का थैला रखा था और उसमें हिंदू मंत्रों पर कुछ किताबें थी। शास्त्री जी, आपको जो कुछ भी याद हो हमें बताइए, शाहिस्ता ने अपनी बात पर लौटते हुए कहा। ओम शास्त्री के चेहरे पर मुस्कुराते, शांत,
तनावग्रस्त और भयभीत भाव झलक रहे थे। मुझे बंदा बहादुर याद है, ओम शास्त्री ने आंखें बंद करके कहा। डॉक्टर बत्रा इस नाम से आश्चर्यचकित लग रहे थे, मानो वे भी बंदा बहादुर को जानते हों। वह कौन है? अभिलाष ने मांग की। मेरे सेनापति शास्त्री ने कहा। क्या वह भी आपकी टीम का हिस्सा है? हाँ। अब वह कहाँ है? वह मर चुका है। वह कैसे मर गया? वह मारा गया। उसे किसने मारा? फारूक सियार ने किया। आप और किसे याद कर सकते हैं? संजय। हु संजय? संजय दत्त, संजय सुरी और संजय लीला भंसाली? रिटॉर्टेड अभिलाष इन अ सार्कास्टिक टोन। जिस लड़की ने अभिलाष से अघोरी के बारे में सवाल किया था। एलएसडी, लिसा सैमुअल डी कोस्टा। एक पेशेवर हैकर, एलएसडी लगातार ऑनलाइन जालसाजी और बैंक खाते की जब्ती में शामिल था। 25 साल की छोटी उम्र में उसने भारतीय साइबर सेल का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन वह इसके बारे में कम से कम परेशान नहीं थी। उसके पास डिग्री के बिना सभी विशेषज्ञता थी। एलएसडी एक सुंदर लड़की थी, कच्ची और बिना पॉलिश की। उसके तौर तरीके अपने काम में स्मार्ट और बुद्धिमान। वह अपनी नौकरी को छोड़कर हर चीज के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखती थी। एलएसडी ने हंसते हुए कहा, संजय माजरेकर हो सकते हैं। एलएसडी ने इसे तेजी से और ढीला खेला। उसकी जीभ शायद ही कभी उसकी शक्ति में थी। उसके पास एक चेहरा था जिसे कोई भी तुरंत पढ़ सकता था और उसके यादृच्छिक विचारों को जान सकता था। एलएसडी एक छोटे से शहर से इस स्थान पर आया था, जिसका उसकी भाषा के उच्चारण पर काफी प्रभाव पड़ा, लेकिन वह प्रभावशाली नहीं थी। उसके बाल काले और लहराते हुए थे। उसकी आंखें बादाम भूरे रंग की थी। उन्होंने बहुत सारे सामान के साथ एक फ्लोरल व्हाइट ड्रेस पहनी थी और एक बोल्ड ब्लैक फ्रेम पहना था, जिसमें उनकी चमकीली हाई हील्स उनके टोन्ड पैरों को दिखा रही थी। उसने अपनी कलाई के चारों ओर कुछ कंट्रास्ट बैंड और कंगन लगाए थे और उसके गले में एक कुल्हाड़ी लटक रही थी। संजय, गवलगन के पुत्र, ओम शास्त्री ने कहा। और तुम उसे कैसे जानते हो? शाहिस्ता ने पूछा। युद्ध के दौरान हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले संजय ही थे, ओम ने जवाब दिया। मैं उनसे उस समय मिला था जब मैं हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री था और मेरा नाम विदुर था। अभिलाष ने तुरंत नामों पर विचार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बोलने लगा, मैंने यह नाम पहले सुना है। वैसे भी शाहिस्ता आगे बढ़ना चाहती थी। आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। वह महाभारत के समय जीवित होने का दावा कर रहा है। अभिलाष ने पलटवार किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनकी सभी पौराणिक बकवास पर विश्वास करूं? यह बकवास नहीं है। इससे पहले कि अभिलाष अपना बयान पूरा कर पाता, शाइस्ता ने ओम पर एक और सवाल कर दिया। शास्त्री जी, आपके पास और क्या नाम है? सुषेण, ओम शास्त्री ने उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए जवाब दिया। तुमने उसके रूप में क्या किया? शाहिस्ता ने जोर दिया। मैंने वैद्य के रूप में काम किया, एक व्यक्ति जो हर्बल दवाएं बनाता है और आम लोगों की बीमारियों को ठीक करता है। क्या ऐसा है या आपने किसी अन्य नाम का उपयोग किया है? शाहिस्ता ने जांच की। मैं भी एक बार विष्णुगुप्त था, उसने जवाब दिया। शाहिस्ता ने एक और नाम पर अपनी आंखें घुमाईं और अपनी बाहों को हवा में फेंक दिया। और तुमने इस विष्णुगुप्त के रूप में क्या किया? उसने हकाबक का भाव व्यक्त करते हुए पूछा। ओम शास्त्री कुछ ऐसा कहने लगे जिसे समझना हर किसी के लिए मुश्किल था। व्याघ्रीव तष्ठिज्जिरा परतिर्जयंती रोगाश्च शत्रुव इव प्रहंत देहम। आयुः परस्वित भिन्निघटाद्विम्भा लोकस्तथाप्यहति माचरति चित्रम। oceanofpdf.com